So this particular reading is going to talk about the Basel norms. Now what we will understand is that what are these Basel norms, why are these Basel norms, why these Basel norms were introduced. That means अगर Basel 3 है तो कुछ Basel 1 और Basel 2 भी होगा. And this particular article in general talks about in retrospect with Basel 2 कि there was something called as Basel 2 norms और उसके failure या उसकी inefficiencies की वजह से या उसके कुछ lacunas रह गए होंगे जिनकी वजह से Basel 3 norms की भी ज़रूरत पड़ी. So let's understand about the history of Basel norms first. So these norms in general these are not new. 1970s से ये norms चल रहे हैं. 1970s में सबसे पहली बार ये norms के बारे में कुछ बात हुई कि there should be certain prudential norms. But 1980s के अंदर पहली बार 1988 के अंदर बात हुई, सारे के सारे banks आए और उन्होंने discussion किया 1988 के अंदर कि there should be some norms, there should be some common norms across all countries and all banks so as to reduce the global risk कि banks जो हैं वो fail ना हो and जो banks के पास adequate capital हमेशा हो so that financial sectors जो हैं they remain strong. So there was this Basel Accord that was there in 1988 which first time talked about something called as credit capital adequacy ratio जो आपको 8% maintain करना है. We'll talk about what this capital adequacy ratio is. So पहली बार ये सारी countries मिली and इन countries ने कुछ discussion किया. ये सारी countries के governors मिले and उन्होंने discussion किया किस तरीके से हम banking को ज़्यादा safe रख सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा safe बना सकते हैं. And इसके अंदर अभी तक जो बात हुई थी वो सिर्फ credit risk की हुई थी. ठीक है, I'll talk about what credit risk is. ठीक है, कि जो आपने लोन दिया उसमें से कितने पॉसिबली कितने लोग जो है वो आपका लोन पैसा वापस नहीं करेंगे. सो दे वर वेरी नैरोली सीइंग बैंकिंग एक्टिविटीज एज जस्ट क्रेडिट एक्टिविटीज. However, what we also know is banks are not just credit creators, are not just credit providers. Banks का credit का एक काम है, but banks also do investments. बैंक्स बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकता है. फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर इफ यू सी दैट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट बैंक हैड डन. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मार्केट रिस्क. मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, दैट कुड बी अ रिस्क. देयर कुड बी समथिंग कॉल्ड एज ट्रेडिंग रिस्क एज वेल. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिस्क हो सकते हैं क्योंकि बैंक्स आर नॉट जस्ट इन द क्रेडिट मार्केट, बैंक्स आर आल्सो देयर इन मल्टीपल मार्केट्स. सो बैंक्स आर आल्सो देयर इन मल्टीपल मार्केट्स एंड बैंक्स ऑपरेट वेरी वाइडली, सो देयरफॉर उनके पास मल्टीपल रिस्क. ये क्रेडिट रिस्क के बारे में तो ये पर्टिकुलर बेसल नॉर्म्स ने बता दिया कि अच्छा ठीक है कि हमें क्रेडिट रिस्क को बेसिकली देखना है. But later on in 1990s banks also started investing in different instruments. Banks का जो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो है वो बड़ा होना शुरू हो गया. बैंक्स ने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने शुरू कर दिए. सो यू नीडेड टू स्ट्रेंथन दीज मार्केट रिस्क. तो तब आया आपका Basel 2. सो Basel 2 केम इन सम टाइम अराउंड 2004 तक वो फाइनलाइज हो गया था. एंड उस टाइम पे हमने बात करी कि किस तरीके से हम थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हैं इसमें, और इसमें क्रेडिट रिस्क के साथ में मार्केट रिस्क के बारे में बात हुई. दैट हाउ डू वी नीड टू एड्रेस मार्केट रिस्क इन विच बैंक्स आर एसोसिएटेड. देन ओवरऑल सुपरविजन कैसे बैंक्स का बेटर करा जा सकता है उसके बारे में भी बात हुई. एंड फाइनली इन 2010 you had these discussions of Basel 3 और उसका इम्प्लीमेंटेशन 2013 से शुरू हुआ एंड 2018 तक दिसंबर 2018 तक उसको कंप्लीट करना था एंड हमने अब कंप्लीट भी कर दिया. सो Basel 3 जो है was built on Basel 3 was built on Basel 2 जिसमें और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बात हुई, स्पेशली बिकॉज 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमें पता चला कि हमें बैंकिंग स्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, हमें क्वालिटी ऑफ कैपिटल और ज़्यादा अच्छा करना है और हमें ज़्यादा बफर्स बनाना है. We'll talk all about that. But what you need to know, this discussion is not there in your reading.
that there is this evolution of making banking safe, so that banking structure and the financial structure in general becomes more safe, and there are less systemic risk of crisis that happens. So this was the overall framework under which these Basel norms were initially made. Now, what this particular reading talks about is that this, first of all, this address is by the then governor of RBI, Dr. D. Subbarao, who was also an IAS topper of 1972 batch, I guess. And इसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है. So he has answered certain questions, he has asked certain questions, and then he has also tried to answer those questions. Let's see these questions one by one. कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्ली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई मीन वाज द फैक्ट दैट बेसल 2 जो है इज द रीजन फॉर द क्राइसिस. सो ये एक आर्ग्यूमेंट है कि बेसल 2 के जो नॉर्म्स थे दे कॉज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. GFC का कॉज बेसल 2 नॉर्म्स है. अब ये बेसल 2 नॉर्म्स को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है कि दे माइट हैव बीन दी नॉर्म्स. नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट बेसल 2 इंट्रोड्यूस्ड वाज रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क. व्हाट इज दिस रिस्क? इन्होंने कहा कि आप हर बेसिकली हर डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल के साथ में एक रिस्क प्रीमियम लगाओगे. तो आपने क्या करा, बेसल 1 ने कहा था all size fits all approach, whereas Basel 2 had this risk sensitive capital. तो रिस्क सेंसिटिव कैपिटल के केस के अंदर आपने क्या कहा, अगर मार्केट में कम रिस्क है तो आप ज्यादा कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो ये प्रो साइक्लिकल हो जाता है. हाउ डज इट मेक प्रो साइक्लिकल, कैसे हो जाता है ये? क्योंकि अगर अच्छा टाइम है, नाउ व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और ये रिस्क क्या है. हर बैंक को बोला जाता है कि यू हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ कोर कैपिटल ऑन रिस्क वेटेड एसेट्स. ये आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करनी है. नाउ अगर टाइम अच्छा चल रहा है, देखो अगर बहुत मार्केट्स अच्छी चल रही हैं और योर इकोनॉमी इज डूइंग वेल, तो उस केस में हाउ कैन बैंक्स रेज दिस कैपिटल? बैंक्स कैन रेज दिस कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, और बैंक्स कैन रेज दिस कैपिटल फ्रॉम द ओनर्स. बैंक्स के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं कि कहाँ से कैपिटल उठाएंगे. अगर अच्छा टाइम हो रहा है, मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, तो उस केस में आपका जो मार्केट है बड़े आसानी से आपको पैसा दे देगा और आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो और ये क्रेडिट या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को मेंटेन कर सकते हैं. सो when the times are good, markets are willing to invest in the capital, and Basel 2 does not impose significant additional capital requirements. Essentially जब आपका अच्छा टाइम होता है तो आप ज्यादा सेव करते हो, so that जब बुरा टाइम आएगा तो आप उस पैसे को यूज कर पाओ. That was not built here. In fact it is the opposite. ये ज्यादा प्रोसिक्लिकल है. प्रोसिक्लिकल मतलब कि जब अच्छा टाइम है तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में, बट आप अच्छा सा ओवर कैपिटलाइज करके बैठे हो. बट जब बुरा टाइम है, व्हेन देयर इज समथिंग लाइक कोविड इज हैपनिंग, या फिर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. क्योंकि अगर रिसेशन चल रहा है तो क्या होगा, रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ रहे होंगे, आपके लोग पैसा नहीं वापस कर पा रहे होंगे, एनपीए बढ़ रहा होगा तो रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ रहा होगा. और अगर आपको ये 8% मेंटेन करना है तो दैट मीन्स कि आपको ये कोर कैपिटल इंक्रीज करना है. बट कोर कैपिटल इंक्रीज कैसे कर पाओगे, जब अगर मार्केट से आपको पैसा उठाना है, अगर ओनर्स के पास पैसा नहीं है तो मार्केट से पैसा उठाना है. इन दैट केस द एडिशनल कैपिटल मार्केट विल नॉट बी एबल टू सप्लाई. सो Basel 2 norms were not able to address this particular problem जो Basel 3 ने address की. We will talk about something called as counter cyclical buffer. ये इसी चीज को address कर रहा है कि जब अच्छा टाइम है तो बैंक्स को बोला जा रहा है कि बॉस यू शुड एक्यूमुलेट मोर ऑफ कैपिटल, सो दैट जैसे ही इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा तो आप इस कैपिटल को यूज कर पाओ, सो दैट आपकी जो बैंकिंग है वो सेफ रहे, आप इंसॉल्वेंट ना हो पाओ या आपके पास लिक्विडिटी रिस्क ना आए. ठीक है. सो दैट वाज द ओवरऑल थिंग व्हिच वाज मिसिंग इन Basel 2. सो
This actually led to the crisis because these norms were not there in case of Basel II norms. Now, the second charge against Basel II was that uh, it made capital regulation, while it made capital regulation more risk sensitive, it did not bring corresponding changes to definition and regulatory capital. अब मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे. there's something called, as if you've seen this movie called The Big Short. एग्जाम्स के बाद देखना, अब तो टाइम नहीं है. there's this movie जिसमें आपको बताया जाता है कि there was these complex financial instruments like credit default swaps, credit collateralized debt obligation, then you had something like mortgage backed securities, जिसके अंदर आपने अगर शायद से पढ़ा हो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स. तो ये सारी चीजें जो हैं ये वर देयर इन द यूएस फाइनेंशियल, एंड दीज वर वेरी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको रिस्क का रिस्क असेसमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल था. I mean, you needed rocket scientists and physicists and mathematicians apart from economists to actually understand these financial instruments. तो अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पता ही नहीं है कोई कितना रिस्की है तो आप उसके अगेंस्ट कैपिटल कैसे रखोगे. आपने कहा कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और आपने बैंक से इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग कि हाउ मच रिस्की दैट पर्टिकुलर एसेट इज. So this kind of understanding was missing in Basel II. That is what is written. The market risk models failed to factor in the risk from complex derivative products that were coming into the market. So ये जो market risk है जो हम बात कर रहे हैं, Basel II ने बताई market risk के बारे में, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया. These market risk models were incomplete because there was a lot of financial engineering that had happened in the financial space. Especially तीन लोग जो मिल जाते हैं तो एक हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज करेंगे और कोई ना कोई क्राइसिस लेके आएंगे. जहां पर मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट और इकोनॉमिस्ट, ये तीन लोग जहां मिल गए वहां पर ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अपोकलिप्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बना देंगे जिससे प्रॉफिट तो बहुत होगा बट उसके बाद उसका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये तीन लोगों ने बैठ के बनाए हैं. ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है, बैंक्स को पता ही नहीं कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो एंड दीज ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे दे वर इनहेरेंटली मोर रिस्की, बट बेसल II डिमांडेड लेस कैपिटल अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स. तो बैंक्स की ट्रेडिंग बुक्स के अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ये पड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट बैंक्स ने रिस्क कैपिटल नहीं रखा. तो अगर हमारा पर्पस क्या था इनका बेसल नॉर्म्स का, कि अगर आप पैसा मार्केट्स में अगर आपने किसी को लेंड किया है तो आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए. ये ट्रेडिशनल था. बट अब बैंक्स ने पैसा यहां भी लगाना शुरू कर दिया था अपनी ट्रेडिंग बुक से, एंड इसके अगेंस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट सफिशिएंट रिस्क कैपिटल जो है बैंक्स ने नहीं रखा. और जब यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि बैंक्स को पता ही नहीं था उनको प्राइस कैसे करना है और उसके अगेंस्ट कैपिटल बैंक्स के पास था ही नहीं, और जब कैपिटल नहीं था तो वो बैंक्स डूब गए सारे के सारे. देयरफॉर यू सी द फॉलिंग डाउन ऑफ लीमन ब्रदर्स, ये एआईजी और जितने भी फेनी मैक, ये जितने भी बहुत बड़े बड़े गोल्डमैन सैक्स, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक सारे डूब गए थे. तो ये इसलिए डूबे थे बिकॉज ऑफ मेरिल लिंच फॉर एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है बिग शॉर्ट के अंदर. तो ये इन सारे के सारे बैंक्स ने अपनी ट्रेडिंग बुक्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोजर कर रखा था इन इंस्ट्रूमेंट्स का विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम एंड विदाउट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सेफ्टी नेट जस्ट इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम. So that what led to the crisis. So it is said that Basel II norms were perhaps inefficient or they had the shortcoming of understanding these particular instruments. Another charge against Basel II norm is that it did not have any concern of leverage. उनके इसके पास कोई लेवरेज का वो नहीं था. What is leverage? Leverage is basically आपने कितना लोन लिया हुआ या कितना आपका टोटल बोरोइंग्स है वो आपकी लेवरेज है. सो
यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंक्स ने बहुत ज़्यादा बोरो किया हुआ था, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा बोरो किया हुआ था, एंड बेसल 2 डिड नॉट कवर फॉर दिस लिक्विडिटी रिस्क कि अगर बैंक्स को पैसा वापस देना पड़ जाए, सपोज 30 डेज में आपको कुछ वर्किंग रिक्वायरमेंट है 1 लाख करोड़ रुपए की, तो क्या बैंक्स के पास वो 1 लाख करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है अगर उसका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो. So I have mentioned this in this particular comment as well. What you can also do is there is this comment जिसके अंदर मैंने solvency risk और liquidity risk बताया है. So liquidity risk is when a business is able to meet its short term obligations, या उसके पास इतना liquid cash है, liquid assets हैं कि जस्ट इन केस कोई बोरोवर आए कि मुझे पैसा चाहिए तो वो अपना एसेट को जल्दी से कैश में कन्वर्ट करके अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकता है. सो बेसल 2 के अंदर ऐसा कोई लिक्विडिटी नॉर्म्स नहीं था जो बेसल 3 के अंदर आए. टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ लिक्विडिटी रिस्क, मैंने एक ये डायग्राम डाला है आपके उसके अंदर. नाउ सपोज दिस इज योर एसेट एंड दिस इज योर लाइबिलिटी. तो कैन यू सी कि ये बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और इनके अगेंस्ट एसेट्स क्या है इस बैंक के पास, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और रिजर्व्स हैं. नाउ ये बेसिकली वो चीजें हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं. और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास देखो कितना ज्यादा डिपॉजिट है. नाउ सपोज एकदम से बहुत सारे लोग अपना डिपॉजिट वापस मांगना शुरू हो जाते हैं, तो बैंक्स इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास क्या है, अगर इतने लोग अपना डिपॉजिट मांगने वापस आ जाते हैं तो उसके पास सिर्फ इतने ही एसेट्स हैं जो वो दे सकता है. लोन तो लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, ऐसा तो बैंक कर नहीं सकता कि वो बोल दे अपने जिसको लोन दिया 10 साल के लिए उसको बोल दे कि नहीं यार मुझे तो अभी पैसा चाहिए, आप अभी पैसा वापस कर दो. सो बैंक कैनॉट लेवरेज दिस, बैंक कैनॉट टेक आउट मनी फ्रॉम दिस. तो बैंक के पास जो लिक्विड एसेट्स है सिर्फ उसी को बेच के इन डिपॉजिटर्स को पैसा दे सकता है. So therefore banks rely on its liquid assets to pay the deposit withdrawals since loans are not due before the paid. तो अगर बैंक जो है अगर उसके पास sufficient amount of liquid assets नहीं हुए तो वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है. These norms were missing in Basel 2. Basel 2 के अंदर there were no liquidity norms. और जब हम बेसल अभी 3 पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR के बारे में बात करेंगे, जिसमें बात करी हुई है कि आपके 30 डेज में आपके पास ऑनगोइंग बेसिस पे 30 डेज में आपके पास कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क. द अदर एस्पेक्ट which was also not covered in Basel norms was solvency risk. अब solvency risk क्या है? नाउ सपोज ये आपका अगेन एक और पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये उसने लोन्स दिए हुए हैं. नाउ सपोज ये लोन्स जो और ये डिपॉजिट्स हैं और ये कैपिटल है, ये उसका एसेट्स है बैंक के. नाउ सपोज इन लोन्स में से इतने लोन्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इफ अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन योर बैंक. सपोज कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो आपका लोन वापस नहीं करते हैं, ये सपोज एनपीए कन्वर्ट हो गया. इसको कवर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, ठीक है. दैट इज एक्चुअली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि इसको अब्सॉर्ब कैसे करोगे, इस लॉस को अब्सॉर्ब कैसे करोगे. इस लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए. एंड इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट कैपिटल टू absorb this particular loss, then for this particular financial institution उसकी liability will become more than its asset. एंड अगर आपकी liability asset से बड़ी हो जाती है तो आपकी net value जो हो जाती है वो less than 0 हो जाती है, and that becomes a solvency risk. तो आप insolvent हो. So these are two important concepts. पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया, liquidity risk and solvency risk. So ये जो लिक्विडिटी रिस्क है और जो सॉल्वेंसी रिस्क है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था हमारे बेसल 2 नॉर्म्स के अंदर. वेयर एज इन बेसल 3 नॉर्म्स वी विल सी कि दोनों को एड्रेस किया गया है कि लॉन्ग टर्म में भी सॉल्वेंट रहे, लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा रहे पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और शॉर्ट टर्म में भी उसके पास सफिशिएंट कैश हो सो दैट कोई
ऐसा कोई विड्रॉल आए, ऐसे कोई डिपॉजिट रन ऑफ आए, तो उस बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए. तो विल टॉक अबाउट दीज टू पर्टिकुलर नॉर्म्स. So and another criticism which was there with respect to स्वागत लिक्विडिटी रिस्क जो है वो सॉल्वेंसी रिस्क में इसलिए कन्वर्ट हो सकता है कि जब आपके पास आपके एसेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएं, जब आपकी लाइबिलिटीज इतने ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएं और आपकी एसेट्स इतने कम होने शुरू हो जाएं कि वो इंसॉल्वेंट. तो बेसिकली सॉल्वेंसी रिस्क क्या होता है? सॉल्वेंसी रिस्क होता है जब आपके लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स. तो शॉर्ट टर्म का जो ये प्रॉब्लम है मिसमैच ऑफ लिक्विडिटी, जब वो लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाए कि लॉन्ग टर्म में आपका ये भी हो रहा है, साथ में आपके लोन्स के भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो आपके सिस्टमैटिकली आपके जो लाइबिलिटीज हैं दे स्टार्ट टू ग्रो मच फास्टर एट अ मच फास्टर पेस एज कम्पेयर टू योर एसेट्स. तो जो आपका पहले एक सिर्फ लिक्विडिटी क्रंच था जिसमें आपका मिसमैच हो रहा था कि अच्छा अभी मेरे पास कैश नहीं है और इतना कैश नहीं है कि मैं डिपॉजिटर्स को दे पाऊँ, वो स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू अ सॉल्वेंसी प्रॉब्लम, जहाँ पर आपके लाइबिलिटीज बिकम्स टू ह्यूज एज कंपेयर टू योर एसेट्स. क्योंकि रिमेंबर आपको डिपॉजिट्स के ऊपर आपको लोन भी देना, आपको वो भी देना होता है, इंटरेस्ट भी देना होता है. तो ये सारे जब मिसमैचेस लॉन्ग टर्म में खींचना शुरू हो जाते हैं तो वो एक सॉल्वेंसी रिस्क भी हो जाता है. सो ऑल ऑफ दिस वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द क्राइसिस. नाउ बेसल 2 में एक और मेजर इशू था, वो था कि वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को देख रहा था, वो डोमिनो इफेक्ट को नहीं देख रहा था. नाउ व्हाट इज दिस डोमिनो इफेक्ट? सपोज एसबीआई जैसा बैंक अगर फेल हो जाए, तो सोचो ये एचडीएफसी बैंक जैसा फेल हो जाए, तो इट इज नॉट जस्ट अ इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसके साथ रिलेटेड हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल, बहुत सारे बैंक्स इसके साथ रिलेटेड हैं, म्यूचुअल फंड्स इसके साथ रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल्स इसके साथ रिलेटेड हैं, बिजनेसेस इसके साथ रिलेटेड हैं. अगर ये बैंक्स फेल हो जाएं तो इकोनॉमी वाइड बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क. तो बेसल 2 नॉर्म जो है वो ये नहीं देख रहा था कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देयर आर विच इज कॉल्ड एज टू बिग टू फेल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी. इंडिया में सिर्फ ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स में इंडिया में सिर्फ एसबीआई आता है आज की डेट में. तो अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स जिनको हम बोलते हैं ग्लोबली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. और अगर इंडिया के केस में क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कोई नहीं है तो इसलिए हम बोलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. तो ये वो बैंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत बड़ा रोल है. जैसे इंडिया के केस में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बैंक्स हो गए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं और इनकी सेफ्टी और ज़्यादा पैरामाउंट है. तो अगर इनकी सेफ्टी और ज़्यादा पैरामाउंट है तो दे हैव टू बी इवन मोर स्ट्रिक्ट, दे हैव टू बी इवन मोर कॉशियस, दे हैव टू बी इवन मोर, उनके जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. सो दैट इज समथिंग विच बेसल 2 मिस्ड आउट ऑन. तो ये एक और वो था. तो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू माइट फेस इन द एग्जामिनेशन कुड बी on the issues or in the lacunas of Basel 2. तो आपको ये तीनों चीजें, चारों चीजें लिखनी पड़ेंगी कि एक वो प्रो सिक्लिकल था, प्रो सिक्लिकल इन टर्म्स ऑफ रिस्क. दूसरा इट while it was pro cyclical, इसकी जो definitions थे it did not cover the new financial innovations that were happening, so it was not with respect to time, the changes that were happening. Then the third charge was that it had no liquidity risk or solvency risk parameter. And finally, the fourth one is that it was only focusing on institutions. It was not for systemic risk arising out of probably the domino effect कि एक बैंक फेल हो गया तो उसके साथ 50 बैंक और फेल हो सकते हैं just because they are dependent in an interdependent environment. So are these valid? Of all of this, yes, what you should say is that देखो बेसल नॉर्म जो 2 आया, पहली बात तो ये 2004 में फाइनलाइज हुआ, 2006 से ये ऑपरेशनल शुरू हुआ और फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में ही आ गया.
तो यू कांट एक्चुअली ब्लेम बेसल टू नॉर्म्स, क्योंकि वो ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं होना शुरू हुआ था। तो यस, यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन से कि मार्केट रिस्क जो फ्रेमवर्क था वो ठीक नहीं था। It was not able to assess the complex financial instruments, but you cannot put everything at the shoulder of the failure of Basel II, because it was just being implemented 2006 में वो implement शुरू हुआ ना, और 2007 में crisis आ गया था। So you cannot to claim that it was all because of Basel II और risk sensitivity की वजह से crisis हुआ, financial crisis हुआ, this would be going overboard. So to claim that risk sensitivity of Basel II caused the crisis would be too extreme. So take this stand in your examination as well. Now, the next important question that could be asked is that Basel 3 जो है वो Basel 2 से improvement कैसे है? So Basel 3 जो है, it is built on Basel 2. So it is built on the edifice of Basel 2 के ऊपर ही Basel 3 बना है। उसके अंदर जो नॉर्म्स थे, पिलर सेम ही है, बट इसके जो नॉर्म्स हैं वो क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इंप्रूव हो गए। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब ज्यादा हो गई है और क्वालिटी ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब ज्यादा हो गई है। वील अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। सो हाउ आर दे एनहांस्ड? नाउ द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल ये इंप्रूव हो गया। अब लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स आ गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड अब कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर्स करने होते हैं बैंक्स को। सो इन दीज थ्री एरियाज these norms are much better. Let us understand this. अब ये आपको रेशोज याद रखनी पड़ेंगी, सो प्लीज मेक अ टेबल सो दैट यू रिमेंबर दिस। विदाउट मेंशनिंग these norms आप आंसर नहीं लिख सकते। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सेम है, ठीक है, कि टोटल कैपिटल, और वो टोटल कैपिटल क्या है? टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टीयर 1 कैपिटल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल जो है, सिस्टम स्टेबलाइजिंग, टीयर 1 कैपिटल को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है, एंड एडिशनल टीयर 1। इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, और फिर टीयर 2। अब व्हाट दी बेसल नॉर्म्स हैव सेड, अब बेसल नॉर्म्स ने क्या करा है, बेसल 3 नॉर्म्स ने, जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बेसल 2 में भी 8% है और बेसल 3 में भी 8% है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ है कि जो टीयर 1 कैपिटल है, विच इज द सेफेस्ट फॉर्म, दिस इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। ये सेफेस्ट फॉर्म क्यों होती है? इफ यू वांट टू सी द डेफिनेशंस, आई हैव मेंशन्ड द डेफिनेशंस है, कैन यू सी है? टीयर 1 कैपिटल इज बैंक्स कोर कैपिटल विच इंक्लूड्स डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल। जो बैंक्स के ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका कैपिटल, और जो उसके रिजर्व्स हैं वो। इट कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फाइनेंशियल हेल्थ का। एंड अगर कोई भी बैंक को लॉस होता है तो सबसे पहले ये अब्सॉर्ब करते हैं लॉस, ठीक है। अगर ये आपके पास ज्यादा कैपिटल होगा तो आप ज्यादा लॉस अब्सॉर्ब कर पाओगे। नाउ Tier 1 capital is also has two components. One is your common equity tier 1. So one is your common equity tier 1. Can you see this? And the other is, so this is, and common equity tier 1 includes discretionary dividends such as common stocks. तो जहां पर आप अपने बेसिस के ऊपर आप डिविडेंड दे सकते हो, जितना आपको डिविडेंड देना है उतना। डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। तो ये वो टीयर 1 कैपिटल है। ये टीयर 1 कैपिटल जो है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, CET1 एंड एडिशनल टीयर 1। तो ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जो और भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहां पर आप डिस्क्रिशनरी आप डिविडेंड देते हो। अगर आपको लगता है कि डिविडेंड मुझे कम देना है तो मैं डिविडेंड ज्यादा नहीं दूंगा, मैं कम डिविडेंड दूंगा शेयर होल्डर्स को। आई वॉन्ट टू सेव गार्ड माई सेल्फ, मैं ज्यादा पैसा अपने पास रिजर्व्स में रखना चाहता हूँ, टू सेव गार्ड माई सेल्फ। सो
Tier 1 capital is the safest form of capital that a particular bank could have. And उसमें आपने कह दिया कि आपके रिस्क वेटेड एसेट्स में से 6% आपका रिस्क वेटेड एसेट्स का टियर 1 कैपिटल का होगा, और इस 6% में से 4.5% विल कम फ्रॉम कॉमन इक्विटी कैपिटल, और बाकी जो 1.5 है वो एडिशनल टियर 1 कैपिटल. सो द मैथ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपको टियर 1 कैपिटल जो है वो 6% रखना है. वो कैसे आएगा? 4.5 फ्रॉम कॉमन इक्विटी टियर 1 एंड 1.5 फ्रॉम एडिशनल टियर 1. तो इस तरीके से आपने सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल जो है उसका नॉर्म बढ़ा दिया, अपने क्वालिटी बढ़ा दी अपने कैपिटल की. ये पहले 2% था, अनसेड था 2%, और अब ये 4.5 हो गया. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टियर 2 कैपिटल. अब टियर 2 कैपिटल इज अ सबऑर्डिनेटेड कैपिटल. ये जो है इसके अंदर आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं, बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, इसीलिए इनको असेस करना भी मुश्किल है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये ज्यादा रिस्की भी है. तो इसके लिए यहाँ पर इनका जो मैंडेट है वो कम कर दिया गया. 4% पहले बोला गया था. सो अर्लियर योर टोटल कैपिटल ऑफ 8% वॉज कंप्राइजिंग ऑफ 4+4. नाउ इट इज 6+2. तो अब आपकी क्वालिटी ऑफ कैपिटल जो आपको मेंटेन करना है वो ज्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ कैपिटल मेंटेन करना. So this is one thing that you should know. You should remember these figures. The other thing is, in fact, two things are. One is there is a new concept called capital conservation buffer. Now, what is this capital conservation buffer? Capital conservation buffer is कि अगर normal times चल रहे हैं तो banks को और भी ज़्यादा capital अपने पास क्या कहते हैं रखना चाहिए just to safeguard itself. So bank should hold more capital in an extra capital within the tier 1. तो ये आपको ये tier 1 के अंदर ही आपको और थोड़ा सा additional capital hold करना पड़ेगा to safeguard yourself. तो total capital की जो requirement होगी आपकी tier 1 plus CCB अगर आप add कर दो तो this will be 4.5 plus 2.5 which is 7%. तो ये आपने एक नया कैपिटल नॉर्म लेके आया. तो टोटल कैपिटल जो आपको रखना है वो 10.5% का है, विच इज 8% प्लस दिस 2.5%. तो आपका जो नॉर्म है ये आपको फिगर याद रखनी है कि टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 10.5% है. पहले 8% था, अब 10.5% है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एज वेल. So the capital conservation buffer is designed to ensure that banks build up capital buffers during नहीं मानसी, उसमें डिफरेंस है. I'll tell you what. Capital conservation buffer is designed to ensure banks build up capital buffers during normal times, outside period of stress, which can be drawn down as losses are incurred during stress period. तो ये simple capital conservation rules हैं to avoid the norms कि अगर आपका कोई भी stress time हो तो आपको रन डाउन ना करना पड़ जाए अपना ये जो 8% का जो आपका वो है बैरोमीटर है वो रन डाउन ना करना पड़ जाए. सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. और ये कैसे होगा? बैंक्स को अपना जो डिविडेंड है वो रिड्यूस करना पड़ेगा. बैंक्स को जो है अपना डिविडेंड रिड्यूस करना पड़ेगा. अपने बोनस स्टाफ पेमेंट जो करते हैं वो आपको कम करने पड़ेंगे, और शायद से नया कैपिटल और ऐड करना पड़ेगा, सो दैट ये एक एडिशनल बफर है. तो इट इज समथिंग लाइक कि आप ना यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम कि आपका टोटल कैपिटल जो है वो 6% है टियर 1. सो व्हाट यू नीड टू डू इज ड्रॉ दिस काइंड ऑफ अ डायग्राम कि अब आपका दिस इज योर टियर 1. टियर 1 में CT1 जो है वो 4.5 है, और एडिशनल टियर 1 जो है वो 1.5 है. तो आपका टोटल टियर 1 हो गया 6% का. टियर 2 जो है वो आपका 2% का हो गया. तो ये जो टोटल हो गया ये आपका 8% हो गया, विच इज द सेम एज बेसल 2. बट इसके ओवर एंड अबव नाउ व्हाट यू हैव इज अ बफर. दिस बफर इज सो दैट कि आपका ये कभी रन डाउन ना हो जाए, ये कम ना हो जाए. उसके साथ उससे पहले का एक सेफगार्ड है.
तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव शील्ड और इट्स काइंड ऑफ अ एयरबैग्स हैं। तो वो जो है उस तरीके का बफर है टू सेव गार्ड योर सेल्फ। एयरबैग्स जो है दैट इज समथिंग यू कैन इमेजिन कि ये 2% का आपने एक्स्ट्रा 2.5% का ये एक्स्ट्रा एक एयर बैग रखा हुआ है जस्ट टू सेव गार्ड योर सेल्फ कि ये 8% में रन डाउन ना कर जाए। सो दिस टोटल मेक्स इट 10.5% का ओवरऑल आपका you have this total minimum capital requirement. Now the question which Mansi is also asking, there is something called as there's something called as counter cyclical buffer. अब ये काउंटर सिक्लिकल बफर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि वो ओवर एंड अबव दिस है, वो इसके भी ऊपर है। वो क्या है कि जब आपका इकोनॉमिक साइकिल ऊपर चल रहा है तब आप क्या करोगे, तब आप और भी ज्यादा कैपिटल सेव करोगे, आप और 2-2.5% जो है आप और सेव करोगे, और जब आपका ये नीचे चला जाएगा तब आप सेव नहीं करोगे। सो व्हेन थिंग्स आर गुड, तो ये एक्चुअली काउंटर सिक्लिकल है। याद है अभी जो हमने बात करी थी कि जो बेसल 2 है वो प्रो सिक्लिकल है। ये जो हमने नॉर्म निकाला है ये काउंटर सिक्लिकल है कि अगर अच्छा टाइम है तो बैंक्स को बोलो कि बॉस आप अपना कैपिटल और ज्यादा बचा लो, और ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट रख लो, सो दैट जब खराब टाइम आएगा तो आपके पास सफिशिएंट कैपिटल बच जाएगा। सो दैट काउंटर सिक्लिकल बफर इज ओवर एंड अबव दिस 10.5%। समझ में आया मानसी? आई विल गेट टू दैट अभी थोड़ा सा और डिटेल में भी हम इसको करेंगे। सो जस्ट रीड डाउन ऑल दीज डेफिनेशंस। यहाँ पर सारी डेफिनेशन आई जस्ट सेंड यू द कॉपी ऑफ these particular notes as well. So these are self-explanatory. All of these terms are self-explanatory. So Basel 3, now you can imagine, now you can understand that Basel 3 requires higher capital and better quality capital because ज़्यादा safe है, ज़्यादा भी है क्योंकि देखो 2.5% तो सीधा ही ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अंदर भी अब आपने कॉमन टियर 1 के अंदर ज़्यादा नॉर्म्स रख दिए तो और ज़्यादा क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। एंड ये मैंने आपको कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में बता दिया कि यू हैव कैपिटल कंजर्वेशन बफर which is 2.5% over and above the minimum capital requirement, raising it to 10.5%. This buffer is intended to ensure that banks absorb these losses without breaching the capital requirement. So these are kind of these airbags that are built into the system to absorb these losses. Then and कैसे अब्जॉर्ब कैसे कर पाओगे, एडिशनल कैपिटल कैसे कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे जब आप कम डिविडेंड बांटोगे अपने शेयर होल्डर्स को, तभी तो आप ज्यादा पैसा सेव कर पाओगे अपने पास और बोनस कम दोगे। सो दैट इज हाउ यू कैन सेव गार्ड दिस। देन apart from that there is this another capital buffer which is called as counter cyclical capital buffer in the range of 0 to 2.5%। अब वो 0 to 2.5% की रेंज क्यों है, क्योंकि अगर बुरा टाइम चल रहा है तो आप यू कांट सेव, तो ये 0% हो जाएगा। बट अगर बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो आप 2.5% और सेव कर लो। सो विच कुड बी इम्पोज, अगेन कुड बी इम्पोज, दैट मीन्स कोई ट्रिगर भी होगा, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ कि वो ट्रिगर कब होगा। इंडिया, अभी हम बात करेंगे कि इंडिया जैसे बैंक, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है इट कैन नॉट बी अ पैरामीटर टू सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोन लिए जा रहे हैं और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हीटअप कर रही है तो हमें और ज़्यादा सेव करना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी तो अभी डेवलप कर रही है, इंडिया में अभी भी सिर्फ 50% लोग ही वो हैं जो बैंकिंग सेक्टर के पास जाते हैं। धीरे धीरे हमारे बाकी सारे लोग भी बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी सर्विस लेड से इंडस्ट्रियल बनेगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा लोन चाहिए होता, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी तो क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ना है। So we need to find those measures, we need to find those trigger points जहां पर हम कहेंगे कि यार ओवरहीटिंग हो रही है इकोनॉमी के अंदर, अब बैंक्स को थोड़ा ज्यादा सेफ होना चाहिए और ज्यादा कैपिटल बचा के रखना चाहिए। सो बट इन जनरल इट इज सेड दैट इन पीरियड्स ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ, जहां बहुत ज्यादा क्रेडिट लिया जा रहा है, आपको पता चलना शुरू होना चाहिए कि यार रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है, तो therefore you should impose some kind of an additional charge or you should have some kind of an additional buffer over and above the capital conservation buffer. That will be called as counter cyclical capital buffer, जो boom period के टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा या लग जाएगा और
जब आपका इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाएगा तो 0 हो जाएगा. So this is the concept of counter cyclical buffer. You can probably draw such kind of a flow diagram as well to show the examiner कि ये कुछ इस तरीके से counter cyclical buffer चलेगा between 0 to 2.5%. And lastly, Basel 3 norms के अंदर higher capital surcharge है on systematically important banks. तो जो ज़्यादा interlinked banks हैं, SBI जैसे, HDFC जैसे, ICICI जैसे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स रखे गए हैं, उनके लिए और ज़्यादा बेटर नॉर्म्स रखे गए हैं और ज़्यादा हायर नॉर्म्स रखे गए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फेल हो गए तो पूरी की पूरी मार्केट में हमारा रिसेशन आ जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा. देन फाइनली, टू मिटिगेट अगेंस्ट एक्सेस लेवरेज, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेवरेज कर देते थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेते थे. बेसल 3 ने लेवरेज रेशो भी बनाई है टू बैकस्टॉप रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. सो अब आप जितना भी आपका टियर 1 कैपिटल है उसका 33 टाइम्स जो है आपके पास पैसा, एटलीस्ट अब उससे ज़्यादा पैसा आप शॉर्ट टर्म में लेवरेज नहीं करोगे. सो बेसिकली यू आर सेटिंग आउट हाउ मच ऑफ लिक्विड एसेट्स यू शुड हैव. आपने एक रेंज बना दी कि आपके पास कितने लिक्विड एसेट्स आपके पास होने चाहिए. सो दिस इज समथिंग दैट वाज आल्सो मेंशन्ड. वील जस्ट टॉक अबाउट दैट एज वेल. Then apart from that, there are new things that have been also been introduced. Basel 3 ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क, कि जिस पार्टी से आपने कोई एसोसिएशन किया या जिस पार्टी का आपने कोई प्रोबेबली कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, वो पार्टी कितनी रिस्की है, तो उसको बोलते हैं हम काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फ्रेमवर्क. या आपने किसी को लोन दिया है तो वो पार्टी कितनी रिस्की है, वो कितने रिस्की बिजनेस के अंदर है. So that kind of requirement, capital requirement for counterparty credit default risk is also now being mentioned. Additional point है, this is important जो liquidity के लिए मैं बता रहा था. To mitigate liquidity risk, Basel 3 addresses both short-term liquidity stress and long-term liquidity mismatches. To cover for short-term liquidity risk, banks have to maintain liquid assets so as to withstand any stressed scenario over 30 days. तो अगर 30 days के अंदर कोई भी आपका रिस्क हो तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए. What is this ratio? Stock of high quality liquid assets, for example SLR हो गया, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, ये आपके लिक्विड एसेट्स हैं. फॉरेक्स हो गया. You should have sufficient amount of liquid assets to cover net capital outflow in the next 30 days. तो आप बेसिकली अपना एक एस्टिमेट लगाओगे कि मेरा कितना कैपिटल आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो होता है ऑलमोस्ट हर महीने, तो उसको उतना आपके पास, एटलीस्ट उतना आपके पास लिक्विड एसेट हमेशा होना चाहिए, सो एज टू कि आपका शॉर्ट टर्म के अंदर कभी भी लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए. This is called as liquidity coverage ratio, which is just for short run. Long run के लिए, so this is for short run. Long run के लिए there is this ratio called net stable funding ratio, कि आपके पास sources of funds हैं वो आपके पास कितने stable हैं और कितने क्या कहते हैं कितने reliable sources हैं. So long term liquidity mismatch के लिए ये net stable funding ratio के बारे में बात करेगी, जिसमें बेसिकली आप 1 ईयर होराइजन देखते हो कि 1 ईयर होराइजन में कौन कौन से मेरे लिक्विडिटी स्ट्रेस हो सकते हैं. ठीक है, और उसके लिए आपके पास सपोज आपकी ऑफ बैलेंस शीट कोई कमिटमेंट्स हैं या आपकी कोई लिक्विडिटी नीड्स हो सकती हैं अगले 1 साल के अंदर, तो यू शुड हैव इट सब्सटैंशियल कैपिटल फॉर यू फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्क. तो इमेजिन समथिंग लाइक अ हाउस होल्ड. आप एक हाउस होल्ड से बात कर रहे हो और उसका आप बोल रहे हो कि आपको 30 दिन का जो आपका खर्चा होता है, 30 डेज का आपका एक्सपेंडिचर होता है, आपके पास सफिशिएंट कैश या गोल्ड होना चाहिए टू कवर फॉर दैट 30 डे एक्सपेंडिचर, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको बेच के आप अपना 30 डे का एक्सपेंडिचर कर लो. दिस इज समथिंग लाइक योर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो. लॉन्ग टर्म में क्या आप बात कर रहे हो कि 1 साल में, हाउस होल्ड को बोल रहे हो
कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। आप ये देखोगे कि आपकी कौन कौन सी लाइबिलिटीज आ सकती हैं। या हो सकता है कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो जाए, हो सकता है कोई हेल्थ एक्सपेंडिचर हो जाए, हो सकता है कुछ एजुकेशन का एक्सपेंडिचर हो जाए। तो ये दीज आर पॉसिबल एक्सपेंडिचर दैट कुड बी देयर, और आपके पास स्टेबल सोर्सेज ऑफ मनी होना चाहिए टू फाइनेंस दिस। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एफडी होनी चाहिए, या कोई आरडी होनी चाहिए, या आपके पास कुछ पीएफ का पैसा होना चाहिए, कि इतना पैसा आपके पास हो कि अगर कोई एक साल में कंटिजेंट लाइबिलिटी आपके पास आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको कवर कर पाओ। So these are, and this is just to give you an example. So this is called as net stable funding ratio. So these two ratios are introduced by Basel III norms so as to ensure that banks do not run into liquidity crisis. Read about provisional norms and disclosure norms भी हैं कि अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी कि कितना आपका रिस्क है, और सारी अपना वेबसाइट्स पे डालना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मेंशन है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज दैट अब हमें पता है कि बैंक्स को, इंडियन बैंक्स को पहले 8% मेंटेन कर रहे थे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, अब उनको 10.5% तो ये मेंटेन करना है। इंडिया के केस में ये 10.5% की जगह 11.5% है बाय द वे, ठीक है। हमने 1% का और मार्जिन लिया है। प्लस हो सकता है आपको ये काउंटर साइक्लिकल बफर हो तो उसके ओवर एंड अबव, तो हमें ये 11.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स मेंटेन करना है। अब पॉइंट इज कि ये रिस्क वेटेड एसेट्स का जो ये कोर कैपिटल है टीयर 1 और टीयर 2, इस टीयर 1 का भी शेयर जो है इंडिया में 6% की जगह ये 7% है। विल जस्ट टॉक अबाउट दैट कि हमने 1% यहाँ बढ़ाया। तो ये दैट मीन्स कि ये ओनर्स को ये कैपिटल लाना पड़ेगा। अब इंडिया के केस में ये ओनर्स कौन है और ये कैसे आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कि बैंक्स को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है, तो समवेयर नाउ इंडिया के केस में इन एनी केस रिमेंबर डिनोमिनेटर में क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स। इंडिया के केस में हमारी इकोनॉमी में अभी भी बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज जस्ट 55%। एडवांस कंट्रीज के केस में 100+ होता है। तो दैट मीन्स इंडिया के केस में तो अभी इंडिया बढ़ेगा, इंडिया डेवलप होगा और ज़्यादा, इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ेगा, और लोग बैंक्स के पास आएंगे लोन लेने के लिए, विच एसेंशियली मीन जब ज़्यादा लोन क्रिएट होगा तो ज़्यादा रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे, तो अगर ज़्यादा रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे तो ज़्यादा कोर कैपिटल चाहिए होगा अभी। तो एसेंशियली इंडिया के अंदर ये तो आपको और चाहिए ही चाहिए होगा। नाउ what is how much capital will be required, हमें ये पहले असेस करना है, ठीक है। and where will this be financed from? now this is a historic question again, remember ये जो आर्टिकल है 2012-2013 का आर्टिकल है, हम ऑलरेडी रिकैपिटलाइज कर चुके हैं। हम ऑलरेडी 2.5 से आई थिंक 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपीज विच इज इक्वल टू 2 ट्रिलियन रुपीज जो है हमने ऑलरेडी रिकैपिटलाइज कर दिया है अपने बैंक्स को। I'll just talk to you and I'll tell you about this, and I'll also send you an article about it. So when you are writing this particular answer, this is important, you need to write down that from 2017 onwards till 19, in fact 2016 onwards, India was already recapitalizing its banks, public sector banks, and it has infused rupees 2,11,000 crore rupees into its public sector banks to meet these Basel norms 2018 का, क्योंकि 2019 को तो हमें करना ही करना था। इनफैक्ट 31 मार्च 2018 को ही हमने ये अचीव करना था। सो टू अचीव ऑल दीज नॉर्म्स, अरुण जेटली के टाइम पे ही वी हैड इन्फ्यूज्ड कैपिटल वर्थ 2,11,000 crore rupees into these banks. So this is one statistic that you should remember and you should write in your examination. Show the examiner that you know all of this. ये already हो चुका है, ये historical हमें नहीं पता, हमें अभी कभी पता है। So तो point is कि यहाँ पर बात हो रही है additional capital requirement की कि कितनी होगी, और यहाँ पर टोटल फिगर जो दे रखी है वो दे रखी है 1.75 ट्रिलियन रुपीस। 1.75 ट्रिलियन रुपीस कितना होता है,
1,75,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और हमने ऑलरेडी कर दिया है 2,11,000 करोड़ रुपए. That we have already done. I'll send you an article with respect to this. Just read through that. And हमने कौन से सोर्स से किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे आप फाइनेंस करोगे, क्या अब फाइनेंसिंग का तरीका है, क्या फिस्कल डेफिसिट रन करोगे, क्या गवर्नमेंट बोरो करेगी इसको, इस पैसे को. अगर बोरो करेगी तो उसका मतलब क्या हुआ, क्राउड आउट हो जाएगा. कौन क्राउड आउट हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो उतना ही पैसा है. मार्केट में अगर सरकार खूब सारा पैसा उठा लेगी तो सरकार रिकैपिटलाइजेशन के लिए पैसा उठा लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा बच जाएगा. अगर प्राइवेट सेक्टर के पास कम पैसा बच जाएगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी. सो this route that if the government approaches through this particular route, that is going to be एक इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है, और दूसरा इसकी वजह से क्राउडिंग आउट और ग्रोथ भी सैक्रिफाइस हो सकता है. दूसरा रूट है एक मार्केट्स का, कि इनको बोलो कि मार्केट से बोरो करो. देन एक रूट हो सकता है रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, and we will see the article that I'll send you. I will show you that majorly जो पैसा रेज किया गया है वो रिकैपिटल. बैंक्स को बोला गया है कि आप बॉन्ड्स खरीदोगे, ठीक है. तो रिकैपिटलाइजेशन का बॉन्ड्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स बोलेगा, बॉन्ड्स निकालेगा, और बैंक्स को बोलता है, ये जो जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनको बोलता है कि बॉस आप ये बॉन्ड्स जो हैं परचेज करो, 2 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड्स हैं, इनको परचेज करो. तो बैंक्स जब परचेज करेंगे क्या कहते हैं ये बॉन्ड्स, तो क्या करेंगे, पैसा सरकार को दे देंगे, ठीक है. मनी गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दीज बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय बैंक्स, एंड इन बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इन बैंक्स को, ठीक है. और ये जो 2 लाख करोड़ रुपया बैंक्स के पास, गवर्नमेंट के पास आ गया, वो वापस उसने लगा दिया इनकी कैपिटल के अंदर, इनकी कैपिटल में. तो बैंक से ही पैसा लेके उसी की कैपिटल में वापस लगा दिया. दिस इज कॉल्ड एज रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, जिसको हम बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर. हमने उसी से पैसा लिया और उसी को वापस दे दिया, ठीक है. फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ठीक है. सो this is how we have actually financed our the funding of banks. और बाकी हमने कहा है कि उसको मार्केट से पैसा उठाने के लिए, कि मार्केट से बोरो कर, मार्केट में आप बॉन्ड इशू करो और उससे आप उठा लो पैसा. सो दिस इज द डिस्कशन है. मोर देन दिस डिस्कशन आई वुड अर्ज यू टू गो थ्रू दैट. मैं जो आर्टिकल भेजूंगा इनफैक्ट इसी के साथ अटैच कर दूंगा वो आर्टिकल, एंड गो थ्रू दैट आर्टिकल एंड राइट दोज थिंग्स दैट क्या हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर एंड कैसे रिकैपिटलाइज हुए हैं बैंक, rather than writing stale stuff. If you want to read this up, you can read it up. देखो, the tempting option for government would be to issue recapitalization bonds against common equity infusion, but this would militate against fiscal transparency. और यही actually में सरकार ने किया. Now, will this particular step, will this holding these higher norms, will this lead to hurting of growth? So there is this debate that हमारा जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा बढ़ना है और ज़्यादा बढ़ेगा. देखो वही लिखा है ना, that the demand for credit in our economy will increase with time. Our economy will move from service to manufacturing, and manufacturing जो है वो ज़्यादा credit चाहता है as compared to services. Our investment in infrastructure has to be more. Millions of people will get into the financial sector and they will all need credit. So that means India के अंदर credit की जो requirement है बढ़ेगी. एक तरफ credit की requirement बढ़ेगी, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि capital बढ़ाना शुरू कर दो खूब सारा banks को. तो isn't this counter to each other? तो आप banks को restrict कर रहे हो, अपनी economy को restrict कर रहे हो, credit growth by asking banks to maintain more capital. So isn't this militating against growth? But
what this particular article or what the research suggests is that short run में yes there are costs, शॉर्ट रन में यस देयर आर कॉस्ट कि बैंक्स के पास कम पैसा होगा देने के लिए. क्यों कम पैसा होगा? क्योंकि बैंक्स कैपिटल अपनी एडिक्वेसी मेंटेन करेंगे. The amount of capital which banks will keep with itself is the amount of capital which it cannot give loans to or give credit for. So therefore short run में there is going to be some kind of cost, but in long term if there are stronger banks, if there are more efficient banks, then that will lead to a stronger economy. तो स्ट्रॉन्ग बैंक्स होंगे तो फेलियर्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगा और उसकी वजह से इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा better perform करेगी. So you have to look at long term perspectives. Then another issue is that does it affect profitability of banks? And इसके अंदर बात की हुई है कि शॉर्ट रन के अंदर yes there might be some kind of decline in the return to equity. If you want to read about that, I've again marked it up. What is return to equity? Basically it talks about कि कितना efficiently एक कंपनी काम कर रही है एज कम्पेयर टू उसका जो इक्विटी है उसके ऊपर उसकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है. तो यस इन शॉर्ट रन हो सकता है बैंक्स का रिटर्न टू इक्विटी जो है, क्योंकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाएगा. अल्टीमेटली नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो करता है कि बैंक्स को प्रॉफिट कितना हुआ. प्रॉफिट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कि बैंक्स ने कितना क्रेडिट दिया, और अगर क्रेडिट जो है वो बैंक्स कम दे पा रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो नेट इनकम कम होगी. तो दैट मीन्स जो रिटर्न ऑन इक्विटी है विच इज नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो नेट इनकम गिर रही है तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है शॉर्ट रन में थोड़ी सी गिर जाए, बट लॉन्ग रन में क्योंकि स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बैंक्स होंगे तो वो लार्जली ऑफसेट कर जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स होंगे तो ज़्यादा लोन दे पाएंगे लॉन्ग रन के अंदर. सो this is not going to hurt liquidity or hurt the banks. Then एक और इशू है कि does India actually need Basel 3 norms? क्योंकि ये देखो, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, ये जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो इंडिया की वजह से नहीं हुआ था, वो यूएस की इकोनॉमी की वजह से हुआ था, और फिर यूरोपियन बैंक्स ने भी इसके अंदर पैसा लगाया हुआ था. तो ये एक व्यू है कि यार ये जो पूरा क्राइसिस है ये तो यूएस वगैरह में हुआ था, व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन मोर कैपिटल? बट द नॉर्म इज कि ये एक ग्लोबल नॉर्म है, ये ग्लोबल, इट्स समथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज. जस्ट बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज हैव पोल्यूटेड द वर्ल्ड, it doesn't mean that it is not your responsibility, because you are also going to get harm out of it. तो therefore similarly यहाँ पर भी यही चीज है, these are kind of global commons. This is global financial commons, you can write this word. So this is something like global financial commons. ठीक है, global financial commons, ये शायद से किसी ने environment में global commons शायद से पढ़ा हो आप लोगों ने. तो ये एक ग्लोबल चीज है कि अगर ग्लोबली बैंक ज्यादा अपने एक दूसरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ज्यादा सेफ होंगे. एंड ग्लोबल बैंकिंग आज की डेट में ऐसा नहीं है कि इंडिया आइसोलेशन में काम कर रहा है, इंडिया के अंदर ग्लोबल बैंक्स काम कर रहे हैं और इंडियन बैंक्स बाकी जगहों पे भी काम कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइज, इंटर रिलेटेड एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स आर वेरी इंटरमिंग्ड विद ईच अदर, therefore we need to be integrated with the rest of the world, and we need to have the best practices of the world. So we cannot afford to have any regulatory deviation from what the global standards are. तो इसीलिए we need to maintain these standards, we cannot be loose on those aspects. Then another issue is that हमने हमारा जो norms है वैसे आने थे 1 जनवरी 2019 में किक इन होना था बेसल 3, बट हमने जो नॉर्म रखा होता है वो 31 मार्च रखा होता है. वो 31 मार्च इसलिए रखा होता है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर इस तरीके से वर्क करता है. यूजुअली कैलेंडर ईयर जो होता है वर्ल्ड में, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होता है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमने ये नॉर्म्स रखे हुए. नाउ द अदर इशू इज दैट वी हैव, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका उसका सिलेबस का, हमारे जो नॉर्म्स हैं, तो आपको कौन कौन से नॉर्म्स रखने हैं? आपको ये बेसल 3 के ये वाले नॉर्म्स तो याद रखने ही हैं. आपको
RBI की प्रिस्क्रिप्शन भी याद रखनी है. These are two tables that you cannot miss out on. Remember folks. So बैंक्स जो मैंने आपको वो जो बफर बनाया था, ठीक है, तो आप दो डायग्राम्स बनाओगे. एक बनाओगे टेयर 1 का जिसका बनाओगे 6%, ठीक है, विच इज 4.5 प्लस 1.5. फिर आप बनाओगे 2% का विच इज टेयर 2. फिर आप वो एयर बैग बनाओगे विच इज कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और टोटल जो हो गया ये 10.5% हो गया. इंडिया के केस में जो आप डायग्राम बनाओगे वो क्या बनाओगे? इंडिया के केस में आपका जो आपका मिनिमम कैपिटल वो है, कॉमन इक्विटी जो है वो 5.5 है, और ये जो है आपका 1.5 हो गया. तो टोटल आपका मिनिमम टेयर 1 कैपिटल जो हो गया वो 7%. उसके ऊपर जो टेयर 2 है वो 2% है पर टेयर 1 है, तो ये आपका टोटल जो हो गया वो 9% हो गया. 7% 9% हो गया, और 9% के ऊपर वो बफर 2.5% का काउंटर कैपिटल कंजर्वेशन बफर. तो ये जो इंडिया के केस में हो गया वो हो गया 11.5. ये दो आप डायग्राम्स अगर बना दोगे, योर एग्जामिनर विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. और शुरू में ही बना देना सो दैट क्लियर हो जाए कि दिस इज हाउ द कैपिटल कंजर्वेशन, और दिस इज हाउ द इंडियन सिनेरियो इज, एंड दिस इज व्हाट द सिनेरियो ऑफ बेसल 3 इज. तो इंडिया के केस के अंदर हमने जो अपने नॉर्म्स रखे हुए हैं वो ज़्यादा रखे हुए हैं. एंड सिमिलरली लेवरेज रेशियो जो है हमारा वो कहते हैं 3%, हम कहते हैं 4.5%. तो हमने जो है वो ज़्यादा नॉर्म्स किस लिए रखे हुए हैं? क्योंकि कई बार एरर हो जाता है. एरर किस तरीके से हो जाता है? आप कह रहे हो कि रिस्क जो है वो 30% है, हो सकता है एक्चुअल रिस्क 45% हो. तो रिस्क असेसमेंट में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो कई बार it is better to be safe than sorry. Therefore there could be errors in judgment with respect to wrong application of standardized risk, misclassification of asset quality कि asset actually में substandard था, आपने उसको normal asset दिखा दिया. तो ये इन सब की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम हो. इसीलिए इंडिया के केस के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा बफर रखा हुआ है ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड. और सिर्फ इंडिया ने नहीं रखा हुआ, बाकी सारी कंट्रीज ने भी रखा हुआ है. तो इफ़ यू सी अदर कंट्रीज, बेसिल जो बोलता है वो 10.5 बोलता है, फिलीपींस ने 12.5 रखा हुआ है, सिंगापुर ने 12.5 रखा हुआ है, चाइना ने 10.5 ही रखा हुआ है, साउथ अफ्रीका ने 12.5 रखा हुआ है. सो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विच हैज हैड a higher than what is required ratio. Other countries have also done this. And if you see the actual implementation, so this is some data that I was talking about. If you see the recent times, अभी 2018 में थोड़ा सा गिर गया, बट ये वापस if you see the recent data, आज की डेट में हमारी ये जो फिगर है ये 14% हो गया. हमें चाहिए कितना चाहिए हमें 11.5 चाहिए, और वी आर ओवर एंड अबव हम 14 पे चल रहे हैं. ठीक है, तो वी आर क्वाइट सेफ. जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे हम काफ़ी सेफ हैं. और देखो ये हमने रिक्वायरमेंट जो है अपनी यहीं से पूरी करनी शुरू कर दी थी मार्च से. देखो यहाँ से हमने ये पूरी करनी शुरू कर दी. हम अपने मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड उस रेशो पे चल रहे हैं. और ये बिकॉज ऑफ रिकैपिटलाइजेशन जो हुआ है. ये क्यों हुआ है? क्योंकि बैंक्स हैव बीन रिकैपिटलाइज्ड. ऑल दीज बैंक्स हैव बीन रिकैपिटलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्पेशली पीएसबीज हैं. और पीएसबीज 70% है हमारे. हमने ऑलरेडी पता है कि 70% जो बैंकिंग है वो पीएसबीज ही करते हैं. तो ये हमें पता चल गया कि रिकैपिटलाइज. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस? अच्छा, ये एक वो है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो हम कह रहे हैं कि अपवर्ड अगर आपका वो होगा, काउंटर सिक्लिकल बफर क्या है कि मैंडेट्स बैंक टू बिल्ड अप हायर लेवल ऑफ कैपिटल इन गुड टाइम्स एंड रन डाउन ड्यूरिंग इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. को पता तो होना चाहिए. आपके पास कोई वो तो है नहीं मैजिक वॉन्ड कि आपको पता चल जाए कि यार अच्छा ये अब हाई हो गया है और ये अब लो गए. तो सिर्फ हिस्ट्री में वापस जाके आप चेक कर सकते हो. बट व्हेन डू यू से कि अब ये हाई है, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट होगा? व्हाट विल बी दैट ट्रिगर पॉइंट when you will say कि I will start saving more, and what will be that trigger point when you will say that I will now go to zero. So that point of inflection of economic cycle that will release this buffer,
you do not know that, तो उसके लिए statistical analysis of economic cycles और better data चाहिए होगा to understand. इंडिया के केस में ये करना और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इंडिया की केस अभी भी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर हमें मोर रियल एस्टेट हाउसिंग इनमें तो और पैसा ही चाहिए. तो वी कैन नॉट हैव ट्रेडिशनल मेथड्स जो डेवलप कंट्रीज में. वी प्रॉब्ली नीड न्यू मेथड्स टू चेक. एंड लास्टली what are these DSIBs? DSIBs are domestically systematically important banks. As I told you that there are something called as too big to fail institutions, जो बहुत ज़्यादा important institutions हैं क्योंकि अगर वो institutions fail हो जाए तो आपका पूरा का पूरा banking structure would crumble. Therefore, for them you need to have higher norms, much more stricter norms. इंडिया के केस में ग्लोबली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स नहीं है तो हमने अपने कुछ डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिकली बैंक्स रखे हैं जिनके लिए हायर लॉस एब्जॉर्बेंसी कैपिटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं. सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा गुड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रेजेंस दैट दे हैव इन द लास्ट क्वेश्चन पूछता था कुछ ये कैपिटल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अ वेरी क्रिटिकल चैप्टर. You will definitely have a question on Basel norms, and this is extremely critical not just for this examination. ये usually both in GS economics, civil services में पूछा जाता है, Indian economics में पूछा जाता है, economics optional में भी पूछा जाता है, RBI में बहुत बार पूछा जाएगा और IES में. So you cannot run away from this topic. When I'm teaching this particular topic for civils, I also introduce जो recent जो basic trend जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल लास्ट क्वार्टर तक का पता होना चाहिए so that you can quote that. So this is an important topic for you to understand.